खबर इस वक्त जबलपुर से हाथरस जाने वाली महिला डॉक्टर को अस्पताल का शो कॉज नोटिस जारी हो गया है। अस्पताल प्रबंधन ने महिला डॉक्टर से जवाब तलब किया है। हाथरस कांड में कथित आरोपों को महिला डॉक्टर ने हालांकि नकारा है। हाथरस जाने और पीड़ित के घर 2 दिन रहने की बात हालांकि स्वीकारी है। 1 महीने की सैलरी भी पीड़ित परिवार को देने की बात उसने स्वीकारी है। तो हमारे साथ खुद डॉक्टर राजकुमारी बंसल जो कि वहां पर पीड़ित परिवार के पास पहुंची थी, जुड़ गई हैं। डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा वहां आप कब गई, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आपके जाने को लेकर और वहां मौजूदगी को लेकर। जी सर, मैं वहाँ 4 तारीख को मैं पहुंची हूँ। 4 तारीख को पहुंची हूँ सर मैं वहाँ पर। जी, आप बताया जा रहा है कि आप वहाँ परिवार के सदस्य बन के रह रही थी वहाँ पर। सदस्य किस तरह से, क्योंकि मैं तो वहाँ पर परिवार के साथ रह रही थी, परिजनों के साथ रह रही थी। और बाकी ये था कि मानवता के नाते जैसे मैं गई थी, हाँ, परिजनों को मेरे जाने से काफ़ी हिम्मत मिली, काफ़ी मनोबल बढ़ा। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि आप 1-2 दिन रुक जाइए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी वजह से बड़ी हिम्मत मिल रही है, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं रुक जाती हूँ। तो अगर फिर मैंने इतना ज़रूर एश्योर किया था कि आप परेशान मत होइए, आपकी एक बेटी गई है तो दूसरी बेटी आ गई है और आप बिल्कुल तैयार हैं, जब भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा आऊँगी, हर बार आऊँगी। राजकुमारी जी, क्या आप उस परिवार से पहले से परिचित थी? अचानक क्योंकि वहां पर जाने के पीछे कारण क्या? सर, मैं पहले से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी। अचानक से जाने का बस एक ही कारण था कि जिस तरह से ये घटनाक्रम पूरा हुआ, घटनाक्रम मेरी नज़र में था। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिवली मैं काम करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ। तो मेरे नज़र में था कि मेरे लिए एक घटना बड़ी विचलित करी, जो इतिहास में शायद पहली बार हुई है कि पूरे सिस्टम ने सारे सबूत मिटाने के लिए रातों रात पीड़िता का इस तरह से परिजनों की बिना अनुमति के, बिना सहमति के, बिना उनकी प्रेजेंस के अंतिम संस्कार किया। तो ये मुझे बड़ी झकझोरने वाली घटना थी। तो इससे मैं काफ़ी दिन तक व्यथित रही, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख। लेकिन उसके बाद जो हुआ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था कि पीड़ित परिवार को ही नज़रबंद कर दिया गया। किसी भी वीआईपी पर्सन, पक्ष विपक्ष, किसी मतलब विपक्ष को और किसी भी दल को और किसी भी मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे थे, मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो मुझे बड़ा डर लगा, मुझे बहुत टेंशन और दहशत में आ गई, कहीं उन्नाव की तरह इस पीड़ित परिवार को भी गायब ना करवा दें, कहीं कुछ हो ना जाए। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, मैं केवल चुपचाप तमाशा नहीं देखूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि राजकुमारी जी, आप वहां पहुंची और क्या किया फिर आपने उस पीड़ित परिवार को बचाने के लिए क्या किया? क्योंकि एक सवाल उठाया जा रहा है, वहां लगातार एक बातें सामने आ रही वहां के पुलिस द्वारा कि परिवार को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो आप सिखा रही थी, या मीडिया से भी आप बात कर रही थी तो परिवार के सदस्य बन के कर रही थी? ये तो बिल्कुल गलत है। मैं मीडिया से बात जरूर कर रही थी, लेकिन मैं किसी की भी मीडिया पर्सन को नहीं बोला है कि मैं परिवार का सदस्य हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि मेरा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, मैं बाहर से आई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी अब की पक्ष देखने आई हूँ। मेरा ये था कि मुझे देखना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या है, किस तरह का क्या केस है, मैं ये मुझे रखना था अपना पक्ष। दूसरी बात, वहाँ पर मैं प्रेजेंट थी। हाँ, ये इतना जरूर हुआ कि मेरे वहाँ जाने से 5 तारीख से पूरे प्रशासन में काफ़ी हलचल मच गई थी कि कोई शायद पढ़ी लिखी महिला आ गई है जो हर बात पर नज़र रखी हुई है, जो हर पेपर को पढ़ रही है, जो हर पेपर पर सवाल जवाब कर रही है। तो इस तरह से ये मेरे साथ हुआ। ये मैंने वहाँ पर एक्टिवली अपना रोल प्ले किया कि नहीं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी हर बात पर नज़र होनी चाहिए कि पोस्टमार्टम हुआ है तो कहाँ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप जबलपुर में काम करती हैं, ऐसे एक सवाल इसलिए भी बहुत सारे उठ रहे हैं कि बहुत से ऐसी रेप की घटनाएं होती हैं या ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती हैं या रेप की घटनाएं, क्या इससे पहले भी आप ऐसे परिवारों से मिलती रही हैं, उनके लिए काम किया है आपने? सर, मैं काम तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, जितना मेरे स्तर से होता है। तो मैं छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए एक रेप की घटना नहीं थी। केवल रेप के घटना को देख करके मैं इतनी विचलित नहीं हुई थी, क्योंकि आप भी देख रहे हैं रेप पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो ये केवल एक रेप का कांड नहीं था। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा आपको क्या खास लगा कि आप अपने आप को रोक नहीं पाई और वहां पहुंची?
मेरे लिए सबसे दुखद ये था, दो बातें इसमें सबसे दुखद रही कि सिस्टम ने रात के 2:30 बजे क्यों अंतिम संस्कार कूड़ा कचरा समझ के कर दिया और कोई केमिकल डाल के पीड़िता का। दूसरी बात, नजरबंद क्यों किया, ये तो मेरे लिए बहुत विचलित करने वाली बातें थी। मैं ये वही जानना चाह रहा था, ऐसी कई घटनाएं और भी सामने आती हैं। दरअसल पुलिस का कहना है कि इधर इस परिवार से या इस परिवार के लोगों से आप अचानक इस घटना में वहाँ पर आपकी एंट्री होती है। एक्टिविस्ट, नक्सली जैसी बातें भी सामने आ रही हैं कि कोई वहाँ पर शामिल था। क्या इससे पहले भी कोई ऐसी घटना होती थी तो आप जाती थी, या पहली बार आप इस परिवार का दुख देखकर आप पहुंची हैं? ये पहली घटना है। मेरे लिए सर मैं दुखित तो बहुत टाइम से थी, क्योंकि मैं उन्नाव भी जाना चाह रही थी, नहीं जा पाई। सभी जैसे शिवपुरी का कांड हुआ, जो किसानों की हत्या हुई थी तो वहां पे भी जाना चाह रही थी, नहीं गई। लेकिन इस घटना में मेरे लिए सबसे दुखद पहलू केवल दो बातें थी कि रात के 2:30 बजे क्यों अंतिम संस्कार किया गया और नजरबंद क्यों किया जा रहा है। पहले भी जी आप बता रही है कि पहले भी कई घटनाएं थी, आप जाना चाह रही थी लेकिन आप नहीं जा पाई। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि इस घटना आप रोक नहीं पाई और चली गई, और जहां आप काम करती थी या कहीं आपने किसी को इन्फॉर्म किया कि आप वहां जा रही हैं, या आप चुपचाप चली गई? हाँ सर, हाँ मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ कि मेरे लिए सबसे दुखद घटना थी कि ये आज रात में चुपचाप पूरा सिस्टम एक पीड़िता को जला रहा है, कल दिन में जलाएगा, आगे टाइम में ये घर में घुसकर जलाएंगे। तो सिस्टम को रोकना चाहिए, किसी को तो आवाज उठानी चाहिए। तो इस तरह से ये मेरे लिए सबसे विचलित घटना थी कि मुझे नहीं लगता इतिहास में इस तरह से पहली बार किया गया है कि पूरा सिस्टम आरोपियों के पक्ष में आ जाता है। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्म करने की बात है, मैंने बाकायदा अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया था। मैंने बताया था कि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ रहा है, आज का लेक्चर मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो ये मैंने कहा इन्फॉर्म किया, आपने, ये आप कि व्यथित थी इस घटना से, इसकी जानकारी क्या आपने कहीं ऑफिस में या परिवार में या किसी को बताई? क्योंकि आपके जो सीनियर हैं वो तो अब आपको सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं। आज आपको लगा नहीं कि और भी लोगों को साथ ले लेना चाहिए, बता देना चाहिए? जिस तरह से सेंसिटिव मुद्दा नहीं सर, सेंसिटिव मुद्दा ये लगा कि कल मुझे ये मालूम था कि मेरी जाने से वहाँ कुछ भी हो सकता है, बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत वो थी भावनाएं कि मुझे जाना चाहिए, मेरी मानवता थी। तो मैंने केवल अपने हस्बैंड को बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने और किसी को नहीं बताया कि मैं जा कहाँ रही हूँ, और मैंने बाकी लोगों को बताया कि मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ। और बाकी अगर मेरी नौकरी पर आँच आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल नौकरी करने के लिए हम अत्याचार नहीं सहेंगे। राजकुमारी जी, इसी को लेके दरअसल सामने पुलिस सवाल उठा रही है कि पहचान को छुपा के एक महिला वहां पर रह रही थी, वो भड़काने का काम कर रही थी, ये आरोप आप पर लगाया जा रहा है, और जब आपकी पहचान सामने आ गई तो आप वहां से चुपचाप निकल गई। ये सरासर गलत आरोप है, क्योंकि ये ना मैंने हमेशा जिस अपने आप परिचय खुद से दिया है पुलिस वालों को, जितने भी आईपीएस मेरे से मिले हैं सबको मैंने खुद से आके बताया है। और मेरे कई बार मेरा आधार कार्ड मांगा गया है, कई पुलिस कर्मियों द्वारा मेरा आई कार्ड मांगे गया है, मैंने हर बार दिया है, मेरे टिकट चेक किए गए हैं, मैंने हर बार दिखाए हैं टिकट। अगर ये कुछ भी झूठा एलिगेशन लगाते तो साबित करें उसको। आप वहां से क्या पुलिस वालों को या प्रशासन को बताकर उनकी जानकारी में निकले, या फिर आप चुपचाप आ गई वहां से? एक्चुअली मैं परिवार मुझे और रोकना चाह रहा था कि मैं दीदी 1 दिन 2 दिन और रुक जाओ, 1-2 दिन और रुक जाओ, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे वहाँ पहुँचने से प्रशासन में बहुत हड़कंप मच गया है, उनको मेरी प्रेजेंस वहाँ ऑब्जेक्शनेबल लगने लगी है। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं मेरे लिए। फिर मैंने इनको बोला कि भैया आप चिंता मत करो, मैं आपके टच में रहूंगी, जब आप बुलाओगे मैं दोबारा भी आ जाऊंगी, और अभी मैं जा रही हूँ, जाने दो। तो मैंने इस तरह राजकुमारी जी, अब आपको डर लगा कि प्रशासन वहां पर आपको लेकर कुछ कर सकता है, क्या पहले डर नहीं लगा? क्योंकि तब तो मामला और हाइक पर था, तब पूरा प्रशासन वहां पर जुटा था, सियासत भी चरम पर थी, तब आपको डर नहीं लगा था? सर डर तो मुझे तब भी नहीं लगा था, डर मुझे आज भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने कोई अभी आपने कहा कि आपको लगा कि प्रशासन आप कुछ गलत कर सकता है इसलिए आ जाऊं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा था। हाँ, उसके लिए कब लगा, कैसे लगा, इसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। क्योंकि 6 तारीख को मुझे पता चला कि मेरे मोबाइल नंबर के साथ कोई टैंपरिंग की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है। मेरा मोबाइल नंबर जो 12-13 साल से मेरी आईडी पर है, वो अचानक से उज्बेकिस्तान के नाम से शो होने लगा। उज्बेकिस्तान मतलब मुस्लिम कंट्री, मतलब ये कुछ मेरे कनेक्शन कहीं और जोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। तो आपको लगा नहीं राजकुमारी जी रुक के वहां पर बात करती प्रशासन से, मीडिया से आप बताती, बजाय कि चुपचाप आप इधर आ गई?
मैंने नहीं, मैं चुपचाप नहीं आई हूँ। मैंने वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी थे मैंने सबको बताया कि मेरे मोबाइल के साथ टैंपरिंग की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है। सबने मुझे बोला कि आप है ना रिटर्न में दे दीजिएगा। मैंने कहा मैं तो बात आ रही थी जबलपुर राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, खोजबीन की बात आ रही थी कि वो महिला मैंने अचानक गायब हो गई और पता नहीं चल रहा है उसका कुछ। अच्छा, मैं इसके लिए सबसे बड़ा खुलासा कर रही हूँ, सिस्टम के अगेंस्ट में बात कर रही हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना पसंद करती हूँ। जब मैं निकली तो पूरी पुलिस की फोर्स 3-4 गाड़ियां मेरे पीछे पीछे चल रही थी, फॉलो कर रही थी और मुझे हाईवे पे जाके घेर लिया। मुझे हाईवे पे जाके रोका गया और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने लिए। अब मैं अगर नाम भी चाहूँ तो मैं उस ऑफिसर का नाम भी ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कौन से पद पे थी, क्योंकि मैं अशिक्षित तो नहीं हूँ। मैं उस ऑफिसर का नाम भी ले लूंगी और पहचान भी लूंगी। उन्होंने मेरे ID की फोटो खींची, उन्होंने मेरे आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको जब इस घटना के बारे में जानकारी लगी तो आप कैसे उस परिवार तक पहुंची? आपके पास क्या कोई एड्रेस था? कैसे आप पहुंची वहां तक? और क्या आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई? किसी ने रोका नहीं? क्योंकि पूरी देश की मीडिया नहीं जा पा रही थी, आप पहुंच गए वहां। मैं जब पहुंची थी 4 तारीख को, तब ओपन करना पड़ा था। उन्होंने शायद, मैंने देखा था न्यूज़ फ्लैश कि 3 तारीख को 1-2 बजे के आसपास इन्होंने अलाउ कर रहा है, किया है मिलना जुलना परिवार से। तो ये मुझे पता चल गया था कि हाँ मिलना जुलना अलाउ कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा रूट पता था कि मुझे कहाँ तक ट्रेन से जाना है, कहाँ बस से जाना है, और जो भी मुझे पता था कि चंदपा थाना कहाँ पर है। इतना तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ मैं भी करना जानती हूँ। चंदपा थाने पर उतर करे मैंने बस से, फिर मैंने देखा कि कहाँ पर पुलिस ज़्यादा है, कहाँ पर लोग जा रहे हैं। पीड़िता का परिवार पूछा मैंने कुछ लोगों से कि पीड़िता के परिवार पहुँचना है, तो मैं चलती गई और पहुँच गई। मैं चलती गई और आप वहां पहुंच गई। आप क्या आपने किसी को ले जाना जरूरी नहीं समझा साथ में? क्योंकि आप बोल रही थी पूरा प्रशासन इस तरीके से कर रहा था, तो आपको भी रोक सकता था। आप अकेले वहां पर जाकर पहुंच गए, किसी को साथ नहीं लिया आपने? हाँ, मैं ले जाने के लिए तो मेरे पास बहुत लोग थे, ले जाके किसी को भी ले जा सकती थी। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं जब है ना वहाँ पर मीडिया अलाउ नहीं कर रहे हैं, VIP लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी के साथ ले गई तो ये पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो खुद सिंगल मैं जाके देखती हूँ कि क्या है। मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि किसी और को भी ले जाना चाहिए। ठीक है राजकुमारी जी, आप वहाँ पहुँची, पहुँचने के बाद क्या देखा आपने? परिवार से आपकी बातचीत हुई और क्या परिवार ने आपसे पूछा? आपने परिवार की क्या मदद की? मैंने परिवार की मदद की। पहले मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैंने बताया कि मैं क्यों आई हूँ, और मैंने बताया कि मेरा आने का क्या है मकसद। कि मैं जस्ट आपको यहाँ देखने आई थी। मुझे आप लोगों के लिए बहुत टेंशन हो गई थी कि आपको लोगों को दिखवाया क्यों नहीं जा रहा है, देश देखना चाह रहा है आपको कि भैया सही सलामत है कि नहीं है आप लोग। तो इस तरह से मैं ये सब चीज़ें मैंने बताई। फिर मैं जो आर्थिक मदद कर सकती थी, मैं अपना चेक लेके गई थी यहाँ से। मैंने वो अपना चेक बना के उनको आप भरोसा इसलिए करा क्योंकि मैंने बताया जिस तरह से कि मैं किस परिस्थितियों से आई हूँ, मैं किस तरह क्यों आई हूँ, मैं कितने परेशान थी मैं वहाँ पर नहीं, जब तक नहीं आई थी तब तक। तो उन्होंने शायद किया भरोसा मेरे को। फिर क्या होगा वहाँ पर? फिर वही है कि मेरे जाने से उनको काफ़ी हिम्मत बढ़ी। उनको लगा कि हमारे समाज में लड़कियां जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं। और मैंने उनके पिताजी को भी भरोसा दिलाया कि आप पिताजी परेशान मत होइए, कि अगर आपकी एक लड़की गई है तो आपकी दूसरी लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर बन के आई है। आपको जब जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ बिल्कुल आखिरी तक खड़े रहेंगे। मैंने इतना भरोसा दिलाया उनको। और आगे भी मैंने यही सोचा है कि जहाँ जरूरत पड़ेगी हमें एक हेल्पलाइन रिलीज करके अब जरूरतमंद लोगों के लिए सपोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि अब सिस्टम ऐसा हो गया है, सिस्टम आरोपियों के साथ में आ गया है। तो क्या हुआ पीड़िता के साथ? आपको परिवार के लोगों ने बताया होगा, आप भी बताएं थोड़ा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इतने दिन से चल रहा है, कई बार रिपीट हो चुकी है पूरी इंसिडेंस। पीड़िता की माँ और भाई, छोटा भाई, पिताजी, मेरा लगभग सब बुआ जी, सबसे मिलना जुलना हुआ। सबके बीच में मैं साथ में रही, पूरे टाइम में साथ में रही। कई बार मैंने उनके आंसू पोंछे, मैंने कई बार हमेशा साथ में रही। तो यही था कि उन्होंने बताया पीड़िता की माँ ने कि ये 14 सितंबर की घटना है, सुबह 9 बजे की घटना है। वो खेत में काम कर रही थी पीड़िता और उसकी माँ। तो जब खेत में वो घास काटने का काम कर रही थी तो पीड़िता अचानक से गायब हो जाती है। तो माँ उसको ढूंढती है, नहीं मिलती है वो बेटी उनकी।
तो फिर उसको बाजरे के खेत में ढूंढती है, तो बाजरे के खेत में बहुत ऊंची ऊंची फसल थी, तो वो ढूंढने में उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, कहीं कोई आहट नहीं सुनाई पड़ रही थी। फिर जैसे तैसे ढूंढते ढूंढते उनको कुछ आहट और कराने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तब उनको बेटी मिली उनकी। तो वो बहुत ख़राब हालत में थी। उन्होंने बताया कि जो वो दुपट्टा पहनी थी, उस दुपट्टे से पीछे से खींच के उसको ले जाया गया है, पूरे खींचने के निशान थे, उसके बैक साइड में काफ़ी चोट थी पीठ पर। फिर उन्होंने बताया कि जब मुझे दिखी वो लड़की तो उसके मुंह से खून आ रहा था, उसकी जीभ कटी हुई थी, उसके गले पर निशान थे, उसके नीचे लोअर बॉडी पार्ट के कपड़े नहीं थे, वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस पानी पानी राजकुमारी मांग जी, रही थी, पानी मैं पानी, कुछ इस टाइप सवाल से। आपसे फिर करूंगा उन्होंने जो कि अपने बेटे को लगातार बुलवाया, जो सवालिया कि घर पे निशान था। उठ रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि ये कहा जा रहा है कि आप वहां पर घटना होने के तत्काल 2 या 3 दिन बाद पहुंच गई थी। मैं बता रही हूँ सर, मैं 4 तारीख को पहुंची हूँ, और अगर ये नज़रबंद नहीं करते परिवार को तो शायद मैं नहीं जाती। मुझे मीडिया से ही खबर मिलती रहती है कि क्या हो रहा है। पर ये आरोप लग रहा है कि आप पहले वहां पहुंच चुकी थी और पहले पहुंची थी और घर में मौजूद थी, मास्क लगाकर या घूंघट के जरिए बात कर रही थी। तो सर अगर बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं तो आरोपों का खंडन करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भी सामने आ रही थी, कई कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि ऑनर किलिंग भी थी, परिवार ने किसी तरीके से कोई दिक्कत पैदा की उस पीड़िता को लेकर। आपको क्या लगा, क्या जानकारी आप तक? देखिए, पीड़िता के परिजनों ने तो बिल्कुल मना किया है, ये सरासर झूठा आरोप है और उनका उल्टा सवाल है। अगर ऑनर किलिंग का मामला था तो पूरे सिस्टम को क्या पड़ी थी रातों रात बॉडी का क्रिमिनेशन कराने की, पूरे सिस्टम को क्या पड़ी थी कि गलत को और बढ़ावा देने की। और अब उन्होंने फिर पीड़ित के परिजनों के खिलाफ FIR क्यों नहीं करी सिस्टम ने? फिर वो आरोपी लड़कों को क्यों जेल में बंद किया गया है? फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने क्यों रेप की पुष्टि करी है? उन्होंने क्यों इंडिकेट किया है रेप हुआ है उस बच्ची के साथ? ठीक है राजकुमारी जी, आपको लेकर एक कहा जा रहा है बयान की एक्टिविस्ट हैं, नक्सली हैं, क्या इस प्रकार के आरोपों का आधार क्या है? क्यों इस तरीके की बातें आपको लेकर की जा रही हैं? तो सर, ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा था। मेडिकल कॉलेज में वर्किंग हूँ मैं, और मैं मध्य प्रदेश में ही मेरी पूरी नहीं, ये सरासर गलत है। और जो आरोप लगा रहा है वो आगे साबित करे तो मुझे जवाब तभी मैं अच्छे से दे पाऊंगी आरोप कौन लगा रहा है, किस बेसिस पे लगा रहा है। ठीक है, मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि एक आरोप बार बार वहाँ जो जांच हो रही है वहाँ की पुलिस आरोप लगा रही है कि आप अब तक कहीं भी किसी भी प्रकार के ऐसे मामले हुए आप कहीं मौजूद नहीं रही, अचानक से आप इस मामले में आपकी मौजूदगी होती है। आप बता भी रही हैं कि ये पहला मामला है जहाँ पर आप पहुँची हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आप जाना चाहती थी लेकिन गई नहीं, लेकिन इस मामले में आप रोक नहीं पाई, आप पहुंच गई वहां पर। क्या वजह रही कि सिर्फ इसी मामले में आपकी वहां मौजूदगी रही? और ये सवाल इसलिए क्योंकि ये आरोप प्रशासन की तरफ से लग रहा है कि आपने वहां पर लोगों को सिखाया, पढ़ाया, बरगलाया। तो ये पहले साबित करे प्रशासन की मैंने कब किस तरह से सिखाया, पढ़ाया, बरगलाया। और मैं वापस वही बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इतिहास में कब हुआ है कि पीड़िता को इस तरह से मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिल रहा है? कब हुआ है कि पूरा सिस्टम आरोपियों के समर्थन में खड़ा हो गया है? कब हुआ है कि पीड़ित परिवार को जाने के लिए किसी ने कोई प्रेरित भी किया? आपकी कोई बातचीत भी हुई? आप बोल रही हैं आपका फोन अगर टैप पर किया जा रहा है, फोन रिकॉर्डिंग की जा रही है? नहीं, मैं तो खुद से गई थी, मेरा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसी के भरोसे मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो आज की डेट में हम मीडिया के भी भरोसे नहीं है, हम खुद जाके देखेंगे आगे आने वाले भविष्य में। अब मुझे लगता है मेरी प्रेजेंस से इतनी खलबली मच गई है अगर सिस्टम में, तो मैं आगे वाले मैं आपके द्वारा बताना चाह रही हूँ, हर जगह जाऊँगी, जहाँ मुझे बुलाया जाएगा वहाँ मैं हर जगह जाऊँगी मैं। अच्छा, आप हर जगह जाएंगे। आपके ऊपर अब कार्रवाई भी होगी, अब कार्रवाई को लेकर क्या कहना है? सस्पेंशन की बात हो रही है? बिल्कुल सर, देखिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। अगर जरूरतमंद होगी मैं मदद नहीं कर सकती हूँ तो मेरी शिक्षा किसी काम की नहीं है। मैं भी बहुत गरीब परिवार से आई हूँ, तो वो बैकग्राउंड मैं समझ सकती हूँ कि अशिक्षित होने का, अज्ञानी होने का क्या खामियाजा भुगतते हैं हमारे पीढ़ी। इतना घटनाक्रम होने के बाद राजकुमारी जी, क्या आपको डर या भय लग रहा है कुछ?
सर डरे और भय इसलिए नहीं लग रहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं कोई क्राइम करके नहीं आई हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और रेपुटेटेड मेरी कोई मान सम्मान है मेरा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजकुमारी जी आपका। तो राजकुमारी बंसल जी वो महिला हैं जो कि हाथरस पहुंचती हैं, पीड़ित परिवार के साथ रहती हैं और प्रशासन वहां का आरोप लगा रहा है और तरह तरह की बातें सामने आ रही कि नक्सली हैं, एक्टिविस्ट हैं, परिवार को बहलाया फुसलाया उन्होंने, बरगलाया, लेकिन इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही हैं। बहरहाल ये पहला मामला था जब उनका कहना है वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उस परिवार की मदद के लिए वहाँ पर गई थी। अब वापस आई हैं तो उनका जो कॉलेज है वो उनको यहाँ पर रेस्ट्रिकेट करने की या सस्पेंशन की या कार्रवाई की बात कह रहा है। उनका कहना है वो इस प्रकार की कार्रवाई से नहीं डरती, हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।